गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग घर पे अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम 5 लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। बच्चों, हम 5 लेसन में हमारे चारों ओर के परिवर्तन यानी हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन, हमारे चारों ओर कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही हैं बच्चों। तो हम अपने होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो लगभग सभी घटनाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सुबह से शाम तक के तापमान में परिवर्तन का होना, दिन और रात का होना, गीले कपड़ों का सूखना, पौधों का बढ़ना, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना आदि। हम इन परिवर्तनों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि इनके ओर प्रायः हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अपने चारों ओर लगभग सभी घटनाओं को देखते हैं, है ना। तो सभी घटनाओं में परिवर्तन हमें दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो सुबह से शाम तक के हम तापमान को देखें तो उनमें परिवर्तन होता है। जैसे हम दिन का तापमान, दोपहर का तापमान, शाम का तापमान और रात का तापमान, है ना, इन तापमानों को हम अगर देखें तो जो तापमान है ये अलग अलग होते हैं। दिन का तापमान अलग होता है, दोपहर का तापमान अलग होता है, शाम का तापमान अलग होता है और रात का तापमान हमारा अलग होता है ना। तो इन तापमान में हम परिवर्तन देख लिए। और जैसे दिन होता है तो रात भी होता है, दिन और रात का होना ये भी परिवर्तन है। गीले कपड़ों का सूख जाना ये भी हमारा परिवर्तन है। पौधों का बढ़ना, है ना, पौधों का वृद्धि होना, बढ़ना, पौधों में वृद्धि होना या बढ़ना ये भी परिवर्तन है। लोहे की वस्तुओं में जंग लगना ये भी हमारा परिवर्तन है। तो ये सब जो परिवर्तन होता है बच्चों, हम इन परिवर्तनों को प्रकृति का नियम यानी कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है ना। दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार कॉपी में लिखकर पूरा करें। तो यहाँ पर दी गई है बच्चों सारणी 5.1, ठीक है। इसमें हमारा परिवर्तन का क्षेत्र दिया हुआ है, जैसे रसोई घर, तालाब, खेत, मौसम, ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है, परिवर्तन के क्षेत्र। और होने वाला परिवर्तन, जैसे रसोई घर में क्या परिवर्तन हो सकता है, भोजन का पकना, ये क्या है, परिवर्तन है ना। तो ये भोजन का पकना जो परिवर्तन हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ, तो रसोई घर में हुआ। ठीक इसी प्रकार हम तालाब का पानी देखेंगे तो इनमें भी परिवर्तन होता है ना। पानी का भी, जो तालाब का पानी है उसमें भी जो तापमान है इसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं। सुबह शाम दोपहर का पानी में तापमान जो गर्म हो जाता है फिर ठंडा हो जाता है, तो तापमान में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से जो तालाब का पानी है उसमें स्तर का कम होना, अधिक होना, ये भी परिवर्तन है। जैसे हम देखेंगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय जो तालाब का पानी का स्तर है ना, वो अधिक होता है। और ग्रीष्म ऋतु में तालाब का पानी का स्तर कम हो जाता है क्योंकि पानी अधिक मात्रा में वाष्पित होते हैं। तो ये सब परिवर्तन है बच्चों। तो यहाँ पर हमें तालाब का पानी में स्तर का कम होना, अधिक होना, ये परिवर्तन हम लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम खेत का देखेंगे तो खेतों में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कुछ महीनों में क्या होता है, हम हरियाली देखते हैं, है ना। और ग्रीष्म ऋतु में आप लोग देखेंगे क्या होगा, वो सूखा पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से खेतों में भी परिवर्तन होते हैं। और खेतों में जैसे क्या परिवर्तन कह सकते हैं, कुछ ऋतुओं में कुछ अलग फसल होते हैं, कुछ ऋतुओं में अलग फसल लगाई जाती है, तो खेतों में परिवर्तन हम देख सकते हैं। इसी प्रकार मौसम में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, है ना, फिर शरद ऋतु, ये सब ऋतुओं का होना, ठीक है। तो चेंज होना ये भी प्रकृति के नियम हम कह सकते हैं। ये एक नियम है जो परिवर्तन होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नियम देख सकते हैं। यहाँ पर होने वाले परिवर्तन को हम लिखेंगे, ठीक है। सारणी 5.1 को देखने से आपको पता चलता है कि इन परिवर्तनों में कुछ समानताएं तथा कुछ असमानताएं हैं, अतः इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें इन्हें वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत मतलब बांटना है, अलग करना है, ठीक है। जैसे कि
हमें देखना है 5.1 तीव्र और मंद परिवर्तन। ठीक है, तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन क्या होता है बच्चों? जो तीव्र परिवर्तन होता है बहुत तेजी गति से परिवर्तन होता है, और मंद परिवर्तन मीन्स मंद मतलब कि बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है पर बहुत धीमी गति से होता है, और इसमें तीव्र गति मतलब बहुत तेजी गति से परिवर्तन होता है। ठीक है, जो तेजी गति से परिवर्तन होता है उसे हम तीव्र परिवर्तन, और जो धीरे परिवर्तन होता है बहुत धीमी गति से उसे हम मंद परिवर्तन कहते हैं। यहाँ हम क्रियाकलाप एक देखेंगे, आवश्यक सामग्री। ठीक है, आवश्यक सामग्री में हम माचिस लेंगे, लोहे का बुरादा लेंगे, कपड़े का टुकड़ा और पानी। ठीक है, ये हम आवश्यक सामग्री में इतने चीज़ों को लिए हैं। अब देखेंगे, एक माचिस की तीली जलाएं। तीली जलने में जो समय लगते हैं, है ना, तो लगे समय को नीचे दी गई सारणी में नोट करें। लोहे के बुरादे को कपड़े में लपेटकर पानी से भिगोएं। अब इसे हवादार स्थान में लटका दें। बुरादे में जंग लगने में लगे समय को भी नोट कर सारणी में लिखें। है ना, तो क्या होता है बच्चों, हम जब माचिस की तीली को जलाते हैं तो कितने तुरंत जलता है या कितने मिनट बाद जलता है, इसे हमें नोट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से जो लोहे का बुरादा हम लिए हैं उन्हें क्या करना है, कपड़ों में डालकर लपेट देना है और पानी से हमें भिगोकर लटका देना है हवादार स्थान पे, है ना। अब क्या करेंगे, जब बुरादे में जंग लगेगा, है ना, तो जब जंग लगता है तो वो कितने समय में लगता है, उस समय को हमें यहाँ पर सारणी दिया गया है। सारणी 5.2 में हमें नोट कर लेना है। ठीक है, आप माचिस की तीली जलाकर देखेंगे, उसमें लगने वाले समय को नोट करेंगे। लोहे के बुरादे में जो जंग लगता है उन्हें उस समय को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो लोहे के बुरादे में जो जंग लगता है वो उसमें अधिक समय लगेगा, और माचिस की तीली का जलना ये बहुत तीव्र गति से होगा, है ना, बहुत ही जल्दी। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं, तथा ऐसे परिवर्तन जो बहुत कम समय में पूर्ण होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन उदाहरण को हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि माचिस की तीली का जलना, है ना, ये इसमें जब माचिस की तीली नहीं जलती है तो कोई परिवर्तन, मगर जलने के बाद कुछ तो परिवर्तन होता है ना, माचिस जलने लगता है तो एक परिवर्तन है। तो ये बहुत अधिक होता, मतलब जो पूर्ण होने परिवर्तन जो पूर्ण होता है उनमें अधिक समय नहीं लगता है ना, बहुत कम समय में पूर्ण हो जाता है ये परिवर्तन, तो ये तीव्र परिवर्तन कह सकते हैं। और लोहे के बुरादे में जंग लगना, है ना, इनका समय हम नोट करेंगे तो ये बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो परिवर्तन है पूर्ण होने में इन्हें बहुत अधिक समय लगता है। नीचे दी गई सारणी को कॉपी में लिखकर नीचे दिए गए उदाहरणों को उनके परिवर्तन में लगने वाले समय के आधार पर मंद एवं तीव्र परिवर्तन की श्रेणी में रखिए। तो हमें जो मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, इनके श्रेणी में हमें इन्हें लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बच्चों, बीजों का अंकुरण, बिजली के बल्ब का जलना, दूध से दही का बनना, दूध का फटना, बालों का बढ़ना, पटाखे का फूटना, बिजली का चमकना, है ना। तो जो बीजों से अंकुरण होता है ना, बीजों का अंकुरण होता है बच्चों, तो ये किस गति में होता है, तीव्र गति में या फिर मंद गति में। तो हम उन होने वाले परिवर्तन, जैसे बीजों से अंकुरण होता है तो बीज से अंकुरण होना ये भी परिवर्तन है, बिजली के बल्ब का जलना ये भी परिवर्तन है। तो हमें मंद परिवर्तन होता है या तीव्र परिवर्तन होता है उन्हें लिखना है, यहाँ पर कारण भी लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, बीजों का अंकुरण, तो ये मंद परिवर्तन हम कहेंगे, क्योंकि कुछ समय लगता है बीजों का अंकुरण होने में, है ना, कुछ दिन लगते हैं अंकुरित होने के लिए, इसलिए समय लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, मंद परिवर्तन। इसी प्रकार से बिजली के बल्ब का जलना, तो बिजली का बल्ब तुरंत जल जाता है, बहुत तीव्र परिवर्तन होता है ना। तो हम यहाँ कारण लिखते जाएंगे बच्चों, जैसे बीजों का अंकुरण होना, तो किन कारणों से बीजों का अंकुरण होता है, और कारणों को इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि
मंद परिवर्तन हो रहा है ना। तो किन कारणों से मंद परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि बीजों का अंकुरण होने में अधिक समय लग रहा है, तो हम कारण लिखते जाएंगे। इसी प्रकार से बिजली के बल्ब का जलना, तो हम कारण लिखेंगे कि वो तुरंत ही जल जाता है, समय कम लगता है। ठीक है, समय को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कारण में। इसी प्रकार से दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनने में समय लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? मंद परिवर्तन। क्योंकि तीव्र परिवर्तन किस लिए नहीं कह सकते? क्योंकि ये तुरंत दूध से दही तो नहीं बदलता ना, कुछ समय बाद ही दूध से दही बनता है, तो मंद परिवर्तन लिखेंगे। ठीक है, बालों का बढ़ना, ये बहुत धीमी गति से हमारे जो बाल होते हैं, है ना, जितने भी जीव जंतु के बाल होते हैं बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं, है ना, समय लगता है बढ़ने में, इसलिए हम क्या लिखेंगे? मंद परिवर्तन। ठीक है, पटाखों का फूटना, आप लोग देखे होंगे बच्चों, पटाखे बहुत जल्दी फूट जाते हैं, है ना, तो ये समय नहीं लेते फूटने में, तो इसे हम तीव्र परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, बिजली का चमकना, तो बिजली का जो चमकना है ये तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, हम कारण भी इधर लिखते जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम लेते हैं, तुरंत ही हो जाते हैं, बहुत तीव्र गति से होते हैं, तो हम तीव्र परिवर्तन यहाँ पर तेजी गति से होने का कारण तीव्र परिवर्तन ऐसे करके हम लिख सकते हैं ना। तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम किसी परिवर्तन को तीव्र या मंद कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना एक मंद परिवर्तन है ना। अब बच्चों हम देखेंगे लोहे पर जो जंग लगता है ये भी कुछ समय लेता है जंग लगने में। ठीक है, इसलिए हम इसे मंद परिवर्तन कहेंगे। कभी कभी यह परिवर्तन बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, इस परिवर्तन को हम रोकने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, हम इस परिवर्तन को रोकने का प्रयास करते हैं क्योंकि जो लोहे में जंग लगता है इन परिवर्तनों से हमें नुकसान पहुंचता है। इसके लिए लोहे से बनी वस्तु पर स्नेहक या पेंट का लेप करते हैं। ठीक है, पेंट या स्नेह का लेप करने से क्या होता है? लोहे में जंग नहीं लगता है। यह लेप लोहे को हवा एवं पानी से दूर रखकर उसे जंग लगने से बचाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो स्कूल के होते हैं डेस्क बेंच, उसे हम क्या कर लेते हैं? स्नेहक या पेंट का लेप लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि वो जंग लगने से बचे। इसी प्रकार हम देखेंगे लंबे समय तक अनाज रखे जाने पर उसमें कीड़े लग जाते हैं, है ना बच्चों। आप देखे होंगे यदि हम अनाज को काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक रखें तो उनमें कीड़े लग जाते हैं। इससे अनाज की क्या होती है? क्षति होती है ना। क्षति मतलब हानि होती है। इसी क्षति को कम करने के लिए कीटनाशक गोलियों को कपड़े में बांधकर अनाज में रखा जाता है। इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो बच्चों हमें क्या करना है? जो अनाज है उनको क्षति ना पहुँचे, है ना, और इसके लिए हमें कीटनाशक जो गोलियां आती हैं उन्हें कपड़ों में बांधकर अनाज में रख देना है। इससे क्या होगा? हमारा जो अनाज है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, हानि नहीं पहुंचेगा, क्षति नहीं पहुंचेगा। अब देखिए 5.2 उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्रियाकलाप 2 में हम आवश्यक सामग्री में लेंगे चाय की केतली, गर्म करने का साधन, पानी, प्लेट। अब देखिए चाय की केतली में थोड़ा पानी लेकर गर्म करें, है ना। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। ये हम गर्म करने का साधन लिए हैं, ये चाय की केतली है, ये हम प्लेट ले चुके हैं, है ना, और पानी लिए हैं। अब देखिए चाय की केतली में थोड़ा पानी लेकर गर्म करें। हम इसमें पानी केतली में डाले हैं और इसे क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से पानी भाप में बदल जाता है ना, भाप में बदल जा रहा है ये पानी। और यहाँ पर हम क्या किए हैं? प्लेट को रखे हैं। तो देखिए निकलती हुई भाप के सामने एक प्लेट रखी जाए तो भाप ठंडी होकर पुनः पानी में बदल जाती है। चित्र 5.1। यहाँ पर ये भाप निकल रही है, जब ये भाप प्लेट पे पड़ती है और जब ये प्लेट ठंडी हो जाती है तो ये पानी भी क्या होती है? ये जो भाप है ये भी ठंडी होकर पानी के रूप में पुनः हमें
जो भाप है पुनः पानी में बदल जाती है, तो हमें पानी प्राप्त हो जाता है पुनः। अब देखिए रबर बैंड या साइकिल की ट्यूब को खींचने पर वह लंबी हो जाती है। आप लोग देखे होंगे जो साइकिल की ट्यूब होती हैं उन्हें हम जब खींचते हैं तो वो बहुत लंबी हो जाती है और फिर छोड़ने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, मतलब वो पहले जितना था उतना ही हो जाता है ना। जितना लंबा वो रहता है उतना ही लंबा, उतना ही आकार का उतना ही लंबा हो जाता है, ठीक है। और जब हम खींचते हैं तो और भी लंबा हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे क्रियाकलाप 2 है ना। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि जैसे ही परिवर्तन के कारक गर्म करना या फिर खींचना को हटाते हैं तो वह परिवर्तन विपरीत दिशा में होने लगता है। जैसे हम देखेंगे पानी को, ठीक है। जब हम पानी को गर्म किए तो वो किस रूप में बदला? भाप के रूप में। और जब हम भाप को पुनः ठंडा किए, है ना, तो ठंडा करने पर फिर से हमें पानी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जब हम जो साइकिल के ट्यूब थे उसे हम खींचे, ठीक है। मान लो साइकिल का ट्यूब इतना लंबा है ना, हम खींचे और लंबा हो गया, इस प्रकार से और लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। और जब हम पुनः उसे छोड़ दिए तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ गया, जितना लंबा वो था उतना ही लंबा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ठीक है, स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कागज के जलने से बने धुएं तथा राख से पुनः कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पके हुए भोजन को पुनः कच्चे अनाज में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। यदि हम कागज को जलाएंगे बच्चों तो क्या वो जो कागज का राख है उससे पुनः हमें कागज प्राप्त होगा? क्या नहीं होता है ना। और जो हमारा कच्चा अनाज है ना, तो यदि हम उसको पकाएंगे तो पका हुआ अनाज फिर से कच्चा अनाज में नहीं बदलता, है ना। तो इस परिवर्तन को देखिए, जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव ना हो वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन सामान्यतः स्थायी होते हैं, है ना। इसे स्थायी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक परिवर्तन होने के पश्चात फिर से इनका उसी अवस्था में वापस से परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि पानी है ना, पानी का क्या होता है? गर्म किए भाप बना, भाप बनने के बाद फिर से ठंडा होकर वो पानी उसी अवस्था में आ गया, है ना। तो ये विपरीत जो है विपरीत दिशा में परिवर्तन होना संभव होता है ना। तो उन्हें हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं होता है उन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे दिए गए परिवर्तनों के उदाहरणों को अलग अलग कर अपनी कॉपी में सूचीबद्ध करें। यहाँ पर सारणी दिया हुआ है 5.4, ठीक है। इसमें हम उदाहरण के तौर पे जैसे पेड़ों से फलों का गिरना, रबर का खींचना, मोम का पिघलना, पानी से बर्फ बनना, बीज से पौधा बनना, नाखून का बढ़ना, बल्ब का जलना। तो बच्चों ये उदाहरण है, हमें बताना है कि उत्क्रमणीय अभी जो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर हमें कारण भी लिखना है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पेड़ों से फलों का गिरना, है ना, तो ये कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। कौन सा परिवर्तन? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इसलिए कहलाएगा क्योंकि फल एक बार पेड़ों से गिर जाते हैं तो पुनः पेड़ों में वो वापस से फल नहीं लग सकते, ठीक है। रबर का खींचना, ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा बच्चों? रबर का खींचना उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन इसलिए क्योंकि रबर को खींचने के पश्चात वो विपरीत परिवर्तन होता है उनमें, वो पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं छोड़ने पर, ठीक है। तो उनमें विपरीत परिवर्तन होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ रबर का खींचना उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना, बच्चों मोम शुरू में कैसा होता है? ठोस होता है ना। जब हम जलाते हैं मोम पिघलता है तो वो द्रव का रूप में आ जाता है, फिर से द्रव किस रूप में बदल जाता है? ठोस रूप में। तो वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है ना। यानी कि विपरीत जो परिवर्तन होता है उनमें, ठीक है। इसलिए मोम का पिघलना हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा।
पानी से बर्फ बनना, तो जब पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ फिर से पानी बन जाता है ना। तो इस प्रकार से जो विपरीत परिवर्तन होता है उन्हें हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, है ना। बीज से पौधा बनना, तो बच्चों यदि बीज से पौधा बनेगा तो पौधा से फिर से पौधा बीज नहीं बन सकता, है ना। तो इनमें विपरीत परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। नाखून का बढ़ना, ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा बच्चों, नाखून का बढ़ना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, है ना। एक बार नाखून बढ़ता है, ठीक है, यदि हम उसे काट दिए तो फिर से क्या वो उसी अवस्था में आ जाता है, नहीं, है ना। क्या होता है, फिर से नए नाखून निकलते हैं। तो इसी प्रकार से विपरीत परिवर्तन नहीं होता है, वह पुनः उसी अवस्था में नहीं आता है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखिए बल्ब का जलना, बल्ब का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है ना। एक बार जला तो फिर वो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता, है ना। तो जलकर बुझ गया तो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता, तो बल्ब का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। यहाँ कारण भी लिखते चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ कारण आप लोग लिख सकते हैं, जैसे पेड़ों से फल का गिरना, तो ये विपरीत परिवर्तन इनमें नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार से आप कारण लिखते जाएंगे। और जिनमें विपरीत परिवर्तन होता है तो आप लोग जैसे पानी से बर्फ बनना, इनमें क्या होता है, विपरीत परिवर्तन होने के कारण ये उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए 5.3 में हम देखेंगे आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन, ठीक है। आवर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं, अनावर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं, इसे हम देखेंगे बच्चों। घड़ी के मिनट एवं सेकेंड के कांटों को ध्यान से देखें। घड़ी के मिनट एवं सेकेंड के कांटों को ध्यान से देखें। सेकेंड का कांटा 60 सेकेंड के पश्चात अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है तथा पुनः अपनी निर्धारित गति करने लगता है। इसी प्रकार मिनट का कांटा भी 60 मिनट के अंतराल के पश्चात 60 मिनट के अंतराल के पश्चात अपनी मूल अवस्था में वापस आकर पुनः अपनी निर्धारित गति करने लगता है। इसी प्रकार दिन और रात, ज्वार और भाटा, अमावस्या और पूर्णिमा आदि एक निश्चित समय के बाद ही होते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, जो मिनट का कांटा होता है, सेकेंड का कांटा होता है, या हम घंटा का कांटा देख सकते हैं ना, घंटों का भी जो कांटा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो मिनट का कांटा हमारा 12 में आ गया, सेकेंड का कांटा हमारा मान लो 6 में आ गया, है ना। तो ये जब 12 और 6 में आता है तो ये एक समय के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात पुनः इसी स्थिति में फिर से आएंगे, है ना। तो 60 मिनट के अंतराल बाद फिर से वो मूल अवस्था में अपना आ जाते हैं, ठीक है। और 60 सेकेंड के पश्चात फिर से 60 सेकेंड वो फिर से कंप्लीट करते हैं। तो इसी प्रकार वो पुनः अपनी जो निर्धारित गति है उसको करते हैं, है ना। मूल अवस्था में वापस आकर फिर से वो पुनः अपनी निर्धारित गति करते ही रहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन, है ना, जो निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक बार हमारा 12 बजा या फिर तो वो निश्चित अंतराल के बाद फिर से 12 बजेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। आपने पेड़ों के पके फलों को गिरते हुए देखा होगा। क्या फल एक निश्चित अवधि के पश्चात गिरते हैं? क्या आप अगले फल के गिरने के समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो बच्चों, हमें जो पेड़ों के पके फल होते हैं, है ना, वो कब गिरेंगे हमें पता नहीं होता है कि कब गिरेंगे। जो फल है एक निश्चित अवधि के पश्चात गिरते हैं, है ना, एक निश्चित समय के पश्चात गिरते हैं।
तो आप अगले फल के गिरने की समय की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। मान लो एक फल गिरा तो दूसरा फल कब गिरेगा हम ये निश्चित हमें नहीं होता। जैसे घड़ी में निश्चित होता है ना, एक बार 9 बजा तो फिर से 9 बजेगा ही, है ना। दिन का 12 बजा तो उसके दूसरे दिन भी 12 बजेगा, है ना। उसी प्रकार से मिनट होता है, 60 मिनट होता है, फिर उसके बाद अपना 60 मिनट कंप्लीट करने के बाद फिर से 60 मिनट होता है। इस प्रकार से ये पुनः ये कार्य चलते रहता है, ये दोहराया जा सकता है ना। ये दोहराए जाते हैं इसलिए इन्हें हम आवर्ती परिवर्तन कहते हैं, और जो दोहराए नहीं जाते हैं उन्हें हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखेंगे हम, चट्टानों का खिसकना, तूफान या बाढ़ का आना ऐसी घटनाएं हैं जिनके एक बार होने के बाद निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, आप चट्टानों का खिसकना जो है आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि चट्टान कब खिसकेंगे, है ना, या तूफान कब आएगा, बाढ़ कब आएगा, है ना। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते कि ये कब इनकी पुनरावृत्ति होगी, है ना। तो ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय के पश्चात पुनः नहीं होते उन्हें हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं, है ना। ये यदि आपसे पूछा जाए अनावर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, अतः ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय के पश्चात पुनः नहीं होते उन्हें हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। नीचे दिए गए परिवर्तनों को आवर्ती एवं अनावर्ती परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कर अपनी कॉपी में लिखें। तो हम यहाँ पर सारणी दी हुई है 5.5। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, सूर्य का उदय होना, रेल दुर्घटना, समुद्र में ज्वार भाटा, छींकना, दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन, तूफान का आना। तो हमें इन उदाहरणों को देखकर हमें बताना है कि इनमें जो परिवर्तन होता है वो आवर्ती परिवर्तन है या अनावर्ती परिवर्तन है ना। और हमें कारण भी साथ में लिखते चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो सूर्य का उदय होना है ना, सूर्य डेली उदय होता है ना। तो एक निश्चित समय के पश्चात वह परिवर्तन जो एक निश्चित समय के पश्चात फिर से दोहराई जाती है ना। जैसे सूर्य उदय होता है, फिर से कल उदय होगा, है ना, परसों भी उदय होता है, मतलब एक दिन के पश्चात दूसरे दिन भी उदय होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं बच्चों? आवर्ती परिवर्तन। ठीक है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य का उदय होना बच्चों, तो यहाँ पर हम इन्हें आवर्ती परिवर्तन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह एक निश्चित समय के पश्चात पुनः दोहराए जा रहे हैं, है ना। इसलिए कारण में आप लोग एक निश्चित समय के पश्चात पुनः दोहराए जाते हैं करके लिख सकते हैं, और परिवर्तन में आप क्या लिखेंगे? आवर्ती परिवर्तन। इसी प्रकार हम रेल दुर्घटना देखेंगे। तो हमारा जो रेल दुर्घटना है ये कौन से परिवर्तन कहलाएंगे? अनावर्ती परिवर्तन, क्योंकि ये एक निश्चित समय के पश्चात दोबारा, है ना, फिर से पुनः दोहराए जाते हैं, नहीं दोहराए जाते हैं, हमें पता नहीं होता, है ना। और जिस घटना के बारे में हमें पता नहीं होता हम उन्हें अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा, तो ये एक निश्चित समय के पश्चात फिर से दोहराए जाते हैं, तो जो ज्वार भाटा है वो आवर्ती परिवर्तन होता है। छींकना, हमें पता नहीं होता है कि एक बार हम जब छींके तो दूसरी छींक हमें कब आएंगी, है ना। तो ये छींकना भी क्या है? अनावर्ती परिवर्तन है, क्योंकि ये निश्चित समय के पश्चात फिर से दोहराए जाएंगे कि नहीं दोहराए जाएंगे हमें पता नहीं होता है, क्योंकि नहीं दूर आते हैं, तो ये अनावर्ती परिवर्तन कहलाएंगे। दिन रात का होना, तो ये हमें पता है कि दिन के बाद रात होता है और रात के बाद फिर से दिन होता है, तो एक निश्चित समय के पश्चात यह पुनः दोहराए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें आवर्ती परिवर्तन कहेंगे। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन भी बच्चों होता है ना, एक निश्चित काल के बाद फिर से वो दोहराए जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु आता है ना, फिर वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ऋतुएं जो चक्र है वो चलती रहती हैं। फिर से ग्रीष्म ऋतु, फिर से वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, इस प्रकार से ये जो ऋतुएं हैं इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, और निश्चित काल के बाद हमें पता होता है कि ये दोहराए जाते हैं। ठीक है, आवर्ती परिवर्तन कहलाएंगे।
तूफ़ान का आना हमें पता नहीं होता बच्चों कि एक बार तूफ़ान आया, दूसरी तूफ़ान फिर से कब आएंगी, है ना। जो निश्चित समय है वो हमें पता नहीं होता, और जिसका निश्चित समय पता नहीं होता हम उन्हें अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसलिए तूफ़ान का आना हमें पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अनावर्ती परिवर्तन। आप देख सकते हैं बच्चों, एक बार तूफ़ान आया, है ना, फिर दोबारा कब तूफ़ान आएगा हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, सारणी 5.3, है ना। ये मंद परिवर्तन होते हैं या तीव्र परिवर्तन होते हैं, है ना। तो आप सभी को बताना है इसमें लिखकर कारण सहित, ठीक है। ये भी आप लोग का सारणी जो है 5.4, है ना, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इन्हें भी आपको कारण सहित बताना है, अपनी कॉपी में लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। सारणी 5.5, ये 3 सारणी आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ठीक है। इनमें आपको अभी आप पढ़ चुके हैं, बताएंगे कि आवर्ती परिवर्तन कौन सा है, अनावर्ती परिवर्तन कौन सा है, कारण सहित आप लोग बताएंगे। ये 3 आप लोगों को सारणी को बताना है और मेरे नंबर पर सेंड करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।